हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यॉल। सो करेंटली रिसेंटली में हमने जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको पूरा का पूरा फिनिश किया है। और टोटल 7 लेक्चर्स जो है लगे हैं उसको फिनिश करने में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे अब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा जो हमारा ये जेनेटिक्स वाला पोर्शन था उसमें हमने पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को किया, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को किया। और ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मेजर पोर्शन जो है मेजर क्वेश्चन जो है यही दोनों चैप्टर जो है उससे आता है हमारे 12th के पोर्शन से। बॉटनी का आज 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सॉरी, 4th चैप्टर, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारा हो चुका है उससे पहले ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो 4th लेक्चर जो है आज स्टार्ट हो रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और ये बहुत ज़्यादा ही छोटा चैप्टर है। इसके बाद और जो है हमारा इसका इकोलॉजी जो है उसके कुछ चैप्टर हैं। उसके बाद हमारा ये बॉटनी वाला सेक्शन कंप्लीट होगा, फिर हम जियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी की पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें सिखाता है कि कैसे जो है माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट होता है हमारे ह्यूमन वेलफेयर के, कैसे कैसे डे टू डे लाइफ में जो माइक्रोब्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बेनिफिशियल होता है, कुछ जो होता है हमें डेट्रीमेंटल होता है हमारे लिए, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है। फिर भी हमें ये करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें करना ही है, और बहुत ही कम लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो माइक्रोब्स जो होता है ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम सॉइल लेते हैं, थोड़ा सा भी सॉइल लेते हैं या थोड़ा सा भी वाटर लेते हैं, एयर, मतलब इन सबको अगर हम थोड़ा भी लेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होता है। तो माइक्रोब जो होता है हर जगह प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये सॉइल में, मिट्टी में देखने को मिल सकता है, वाटर यानी कि पानी में मिल सकता है, और एयर में मिलेगा। हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स प्रेजेंट है। हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट है, एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अदर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है ये माइक्रोब्स। तो माइक्रोब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो होता है हर जगह हमें देखने को मिलता है। सारे एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ईजी होगा समझने में। तो दे आर प्रेजेंट एवरी साइड, जहाँ पे नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। मतलब माइक्रोब्स उस जगह पे भी हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट नहीं हो सकता है, लाइफ सस्टेन करना जहाँ पे मुश्किल है, उस जगह पे जहाँ पे एग्जिस्ट करना मुश्किल है, वहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है ये माइक्रोब्स। तो किन किन जगहों पर मिल सकता है? पहला, डीप इनसाइड द गीजर्स। गीजर यानी कि थर्मल वेंट जो होता है, लावा वगैरह, वहाँ पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है उस जगह पे भी टेम्परेचर में राइज अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है कुछ माइक्रोब्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डीप इनसाइड द सॉइल। जैसे हमने इसकी एग्जांपल आर्की बैक्टीरिया जो थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, और आर्की बैक्टीरिया जो है वो हमें देखने को मिला था ये थर्मल वेंट्स में। और इसके बाद जो है डीप इन द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर हमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स देखने को मिल सकता है। अंडर द लेयर्स ऑफ द स्नो, मतलब बहुत लेयर्स, स्नो जो है उसके बहुत लेयर्स के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। और हाईली एसिडिक कंडीशन जो है वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी ये माइक्रोब्स जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस माइक्रोब्स जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो माइक्रोब्स जो है वो इंक्लूड करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाता है, प्रोटोजोआ होगा, उसके बाद फंजाई, माइक्रोस्पोरिक प्लांट्स हो गए, वायरसेस होते हैं, वायराइट्स होते हैं, और ब्रायंस होते हैं। ये सब जो है इस माइक्रोब्स के अंदर आता है। तो माइक्रोब्स का आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या आता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद माइक्रोब्स जो होता है, जैसे कि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, और बहुत सारे फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडिया। उसको न्यूट्रिटिव मीडिया यानी कि लैब में उसको हम तैयार कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन दे करके उसको हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बैक्टीरिया को। और बहुत सारे तरह के मतलब जो फंजाई होता है उसको हम न्यूट्रिशन देके उसको हम ग्रो करा सकते हैं। और ये क्या फॉर्म करता है? कॉलोनी फॉर्म करता है, दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। और जब इसको न्यूट्रिटिव मीडिया पे हम ग्रो कर सकते हैं तो ये कॉलोनी फॉर्म कर सकता है, एंड दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, जिसको हम नेकेड आइज जो है इससे भी देख सकते हैं। इस तरह के जो कल्चर्स होते हैं वो यूज़फुल होता है इन स्टडीज़ ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जब ये कॉलोनी बनाते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया से, जब हम इसको ग्रो कराते हैं इन डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और फंजाई को, तो इससे हमें आसानी होती है इन तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में स्टडी करने में। ठीक है।
अब हमें पढ़ना है उन तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बनाते हैं दैट इज़ कर्ड। कर्ड जो होता है ये हर एक हमारे होम में, हर एक घर में जो है वो बनता है। तो कर्ड जो है इसकी जो फॉर्मेशन होती है कैसे होती है उसको हम समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो है और अदर कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लिखा है लैक्टोबैसिलस। ये ग्रो हो जाता है मिल्क में और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो हमारा मिल्क होता है इसमें क्या करते हैं हम कर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले जो हमारा जो मिल्क होता है उस मिल्क जो है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है, मतलब मिल्क के अंदर जो हमें मिलेगा, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है ये मिल्क के अंदर है और उसमें अगर हम हीट करते हैं उस मिल्क को, तो उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा लिटिल कर्ड ऐड करते हैं जिसको कहते हैं हम इनोकुलम। अब तो हमारा जो हमारा मिल्क है वो थोड़ा हीटेड है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर है। टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा कि उसमें अगर हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो कर्ड के ऐड होने से क्या होगा कि मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब उस कर्ड के अंदर तो पहले क्या होगा, अगर थोड़ा भी अमाउंट पे हम उसमें क्या मिलाते हैं, इनोकुलम मिलाते हैं यानी कि कर्ड मिलाते हैं, तो उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा। उससे और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की, क्योंकि थोड़ा सा जो कर्ड मिलाए हैं उससे तो क्या होगा कि वो तो मिला हमारे मिल्क के अंदर, और मिल्क के अंदर जाके वो क्या करेगा, मतलब वो अपना उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मिला, दैट इज़ वार्म टेम्परेचर मिला। और वार्म टेम्परेचर जो है उस बैक्टीरिया को हेल्प करता है ग्रो करने में। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर ग्रो करेगा एंड दे ग्रो इन द मिल्क एंड मल्टीप्लाइज, और वहाँ पे क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई भी करेगा। तो हीटिंग ऑफ मिल्क जो होता है इसे मतलब लिटिल कर्ड मिलाने से पहले हीट करेंगे, उसके बाद लिटिल कर्ड मिलाएंगे। ये क्या करता है, जैसे इसको मिलाते हैं तो ये लैक्टोज जो होता है हमारे मिल्क के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। वो जो लिटिल कर्ड है यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये हमारे लैक्टोज जो हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट करता है हमारी जो मिल्क प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कैसीन। कैसीन जो होता है ये सॉल्युबल होता है और हमारे मिल्क प्रोटीन होता है सॉल्युबल होता है, वाटरी फ्लूइडी नेचर का होता है हमारा जो मिल्क है। बिकॉज ऑफ दैट कैसीन प्रोटीन जो सॉल्युबल होता है उसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये कोएगुलेट कर देता है हमारे मिल्क को, मतलब हमारे मिल्क जो है उसकी पार्शियल डाइजेशन कर देता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है कैसीन से कैल्शियम पैराकैसिनेट में, और ये हमें इनसॉल्युबल मिलता है, दैट इज द कर्ड मिलता है हमें। तो कर्डलिंग ऑफ द मिल्क बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड जो कि कन्वर्ट करता है हमारे मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ठीक है। इसके बाद ये हमारा कर्ड अभी यहाँ पे तैयार हो गया है। कर्ड की कुछ बेनिफिशियल बातें जो है वो हमें याद होना चाहिए कि कर्ड जो होता है ये सुपीरियर होता है मिल्क से इन द वेरियस वेज। जैसे कि अगर किसी पर्सन को लैक्टोज यानी कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, तो मिल्क के अंदर जो है लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर कोई पर्सन है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब उसको लैक्टोज के लैक्टोज लेने से क्या होगा कि उसको एलर्जी होती है, किसी भी इंसान को किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो उस इंसान को अगर पर्टिकुलर लैक्टोज से क्या है दैट इज़ एलर्जी है, तो उस इंसान के लिए कर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्क प्रोटीन क्या होगा उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, ये कंटेन करता है नंबर ऑफ विटामिन, स्पेशली विटामिन B12। उस कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन B12। इसके बाद जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे स्टमक जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है डज बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वो माइक्रोब जो कि डिजीज कॉज कर रहा होता है उसको क्या करता है, उसको चेक करता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर। दूसरी चीज जो हम बनाते हैं दैट इज ब्रेड। अब ब्रेड जो होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द डो फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट का नाम क्या है, दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेविशियस। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बार ही क्वेश्चन आ चुका है कि यीस्ट जो है इसका फुल मतलब नाम क्या है, तो इसको सैकेरोमाइसिस सेरेविशियस कहते हैं। और इसको प्रिपेयर किया जाता है, मतलब ब्रेड जो बनाते हैं हम डो से बनाते हैं, और जिसको फर्मेंट करते हैं यूजिंग द यीस्ट। यीस्ट से जब उसमें डो में मतलब जो भी मैदा है हमारा उसके
अंदर हम जब बेकर्स यीस्ट डालते हैं, यीस्ट डालने से क्या होगा, उसमें फर्मेंटेशन होगा। और ये जो यीस्ट है ये फर्मेंटेशन करता है 3 एंजाइम के हेल्प से। पहला, इसके अंदर जो हमारे अमाइलेज है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद जाइमेज जो है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद इसके अंदर प्रोसेसेस क्या होगी, सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और यहाँ से बनेगा हमें पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से जो हमें मिल जाएगा इथेनॉल। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा जो जब हम डो तैयार करते हैं तो उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस होता है। जब हम यीस्ट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो फूला फूला हो जाता है। जब उसको हम थोड़ा देर रेस्ट पे रखते हैं उस मैदा को, उस डो को, तो क्या होता है उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस आता है, वो फूल जाता है बिकॉज ऑफ दैट CO2 जो कि उसके अंदर बना है, एसिटल्डिहाइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद वो जो CO2 होगा वो इवापोरेट हो जाएगा एंड देन ब्रेड बिकम, उसके बाद वो जैसे ही इवापोरेट होगा उसके अंदर पोर्स क्रिएट होंगे और पोर्स क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, वो ब्रेड बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा और पोरस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी चीज़ तैयार करते हैं, दैट इज द डोसा एंड द इडली। और डोसा एंड इडली जो है ये प्रिपेयर्ड होता है बाय यूजिंग द बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक और स्टेप्टोकोकस। ये नहीं भी याद होगा आपको तो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए कि डोसा एंड इडली जो है इसको भी हम तैयार करते हैं। इसके बाद जो चीज़ हम तैयार करते हैं दैट इज टोडी। टोडी जो है एक तरह का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। सम पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडियन जो है इसकी ट्रेडिशनल ड्रिंक मानी जाती है टोडी को। इसको बनाया जाता है बाय द फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द टोडी पाम, जो होता है पाम ट्री, उसकी फर्मेंटेशन से, उसकी सैप की फर्मेंटेशन से जो है टोडी तैयार होता है। टोडी को अगर हम लेफ्ट रख देते हैं फॉर द फ्यू आवर्स, अंडरगो फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेचुरली अकरिंग यीस्ट। उसके अंदर जो है नेचुरली यीस्ट प्रेजेंट होता है जो कि उसके फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। उसको अगर हम कुछ आवर्स के लिए जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसके बाद कुछ अदर फूड्स जैसे कि माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट। फिश की फर्मेंटेशन में, सोयाबीन में और बेम्बू जो सूट होता है उसकी फर्मेंटेशन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। इसके बाद जो है हम चीज़ तैयार करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच द माइक्रोब्स, जहाँ पे माइक्रोब का यूज़ किया गया था चीज़ के अंदर। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज़ जो है आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट एंड द स्पेसिफिसिटीज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोब्स यूज। उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है, अलग अलग तरह की जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसको अलग अलग तरह की जो माइक्रोब से उससे उसको तैयार किया जाता है। डिफरेंट तरह की जो माइक्रोब से उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है आता है हमारा स्विस चीज़। जो स्विस चीज़ है हमारा, इसके अंदर है लार्ज होल्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द CO2, क्योंकि फर्मेंटेशन होगी और उससे क्या होगा, CO2 तैयार होगा। CO2 जो बनेगा इज राइपेंड बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम। इसको जो है स्विस चीज़ जो होता है उसको राइपेन किया जाता है यूजिंग द बैक्टीरिया दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई, जो है इसके हेल्प से ये तैयार होता है। दूसरा हमारे पास है रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ जो है दिस इज राइपेंड बाय द फंजाई जिसका नाम है पेनिनसिलियम रॉकफोर्टाई। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये फंजाई है और ये वाला हमारा स्विस चीज़ वाला बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया आपको याद होना चाहिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई। रॉकफोर्ट चीज़ जो है ये राइपेंड होता है बाय द फंजाई पेनिनसिलियम रॉकफोर्टाई। इसके बाद कैमेम्बर्ट चीज़ जो है ये राइपेंड होता है बाय द पेनिनसिलियम कैमेम्बर्टाई। तो ये 3 तरह की चीज़ जो है वो इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ है, डिफरेंट स्पेसिफिसिटी है जिससे इसको तैयार किया जाता है। यहाँ तक तो था हमारा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है जिसको हम तैयार करते हैं जिसमें माइक्रोब्स यूज़ होता है। इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं जिसमें हमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है, जिसमें हम माइक्रोब का यूज़ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स। इसके बारे में जो है अभी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जानेंगे। तो बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स में प्रोडक्शन ऑन एन मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं तो रिक्वायर द ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड द फर्मेंटर्स। तो इसमें जब हम इंडस्ट्री पे तैयार करते हैं, मान लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर घर में तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में तैयार करेंगे, उसमें फर्मेंटर का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ता है फर्मेंटर्स का, बहुत बड़े लार्ज टैंकर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है फर्मेंटेड बेवरेज। अगर हम तैयार कर रहे हैं अल्कोहलिक ड्रिंक जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है और ये फर्मेंटेड बेवरेज है। यहाँ पे यीस्ट स्पीसीज जो कि यूज़ होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वो होता है दैट इज सैकेरोमाइसेस सेरेविशियस, जिसको हम कहते हैं ब्रीवर्स यीस्ट मेनली यूज होता है बियर बनाने के लिए। तो सैकेरोमाइसेस सेरेविशियस जिसको हम कहते हैं कॉमनली कॉल ब्रीवर्स यीस्ट, इसका यूज होता है अल्कोहलिक
ड्रिंक्स में। इसके बाद जो माल्टेड सीरियल्स होता है, सरे गले जो दाल वगैरह पल्सेस वगैरह होंगे, सीरियल्स होता है, मोलासेस होता है, फ्रूट जूसेस हो सकता है, और जो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन, जिसकी फर्मेंटेशन से क्या बनती है, इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। अल्कोहलिक बेवरेज जो होता है ये प्रोड्यूस होता है विदाउट द डिस्टिलेशन। जो अल्कोहलिक मतलब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक इसकी डिस्टिलेशन से बना सकते हैं जिसमें कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम रखी जाती है। जिसको हम डिस्टिलेशन से बनाते हैं उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। तो अल्कोहलिक बेवरेज इसको दो तरह से तैयार किया जाता है। एक होता है जिसमें कि डिस्टिलेशन के बिना इसको तैयार किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आता है बियर और वाइन, और यहाँ से हर एक साल जो है क्वेश्चन आता है कि विदाउट डिस्टिलेशन वाले कौन से अल्कोहलिक बेवरेज हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, बियर और वाइन। तो बियर जो है इसमें 3 से 6%, आपको परसेंटेज नहीं भी याद होगा तो चलेगा, 3 से 6% अप्रॉक्सीमेटली इसमें अल्कोहलिक मतलब परसेंटेज होती है, और ये बनता है थ्रू द बार्ली माल्ट से। उसके बाद वाइन जो है 9 से 12% इसमें प्रेजेंट होता है अल्कोहल, और ये फ्रूट जूसेस जो है यानी कि ग्रेप्स, उससे बनता है वाइन। ठीक है, लो अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20% तक हो सकता है अल्कोहलिक बेवरेज विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन अगर अल्कोहलिक बेवरेज तैयार हो रहा है विद द यूजिंग ऑफ डिस्टिलेशन फर्मेंटेड ब्रॉथ के डिस्टिलेशन प्रोसेस से अगर तैयार हो रहा है अल्कोहलिक बेवरेज, तो इसमें काफ़ी हाई परसेंटेज रहती है अल्कोहल की। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल का इन बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड, जो कि नेचुरली फर्मेंट होगा, जिसको डिस्टिलेशन से तैयार नहीं किया जाएगा, ऑफकोर्स उसमें जो है कंसंट्रेशन जो होगा अल्कोहल का बहुत ज़्यादा ही कम होगा। तो यही हमारा एनसीईआरटी कहता है। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं। हमारे पहला तो हमारा हो गया दैट इज बेवरेजेज, जिसमें फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक हो गया। दूसरा है हमारा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स वर्ड पहले समझेंगे। तो एंटीबायोटिक जो होता है इसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। किसकी अगेंस्ट लाइफ? इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा पैथोजन होगा, जो डिजीज कॉज करता है, उसके अगेंस्ट जो है ये काम करता है। तो ये एंटीबायोटिक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब उसके, जो कि डिजीज कॉज करता है, यानी कि पैथोजन के अगेंस्ट होता है ये। जहाँ पे वेयर एज विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग्स दे आर द प्रो लाइफ नॉट द अगेंस्ट। और हमारे ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ की तरफ काम करता है, क्योंकि ये उसको मारता है, हमें नहीं। उसको ये मतलब नुकसान पहुंचाता है। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये कॉज करता है, मतलब उसका ये उसके लिए ये क्या करता है, डेट्रीमेंटल होता है। हमारे लिए प्रो लाइफ होता है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं सम माइक्रोब्स के द्वारा एंड मे किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग। जो माइक्रोब्स होगा उसको ये क्या करेगा, उसकी ग्रोथ जो है उसको ये या तो किल कर देगा, या पूरी तरह से मार देगा, या उसको क्या करेगा, रिटार्ड कर देगा, उसकी ग्रोथ को ही क्या करेगा, रोक देगा। जो पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ और ये आपको याद होना चाहिए। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वो क्या है, पेनिसिलियम। और इसको किन्होंने डिस्कवर किया था? बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। जब वो काम कर रहे थे, अब इनकी डिस्कवरी के ऊपर जानते हैं कि ये क्या कर रहे थे। तो जब ये वर्क कर रहे थे, अब वर्किंग भी आपको पूछा जाएगा कि किस पे वर्क कर रहे थे, ये बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे या फंजाई पे वर्क कर रहे थे। तो ये वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई नाम के एक बैक्टीरिया पे ये वर्क कर रहे थे। आपको बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए। पहला नाम तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्टेफिलोकोकाई जो है बैक्टीरिया, उस पर ये काम कर रहे थे। फ्लेमिंग जी जिन्होंने डिस्कवर किया एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलियम। एंड ही ऑब्जर्व अ मोल्ड, एक तरह का मोल्ड, वो मतलब वो ऐसा देखे जब वो उस पर वर्क कर रहे थे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे जब वो वर्क कर रहे थे। ही ऑब्जर्व अ मोल्ड, एक मोल्ड जो है वो जो कि ग्रो कर रहा है इन वन ऑफ हिज अनवास्ट। जब वो कल्चर प्लेट्स तैयार कर रहे थे तो उसमें जो कल्चर प्लेट उनका अनवास्ट था, जो मतलब वॉशिंग नहीं जिसकी करी गई थी, उसके अराउंड जो है एक मोल्ड जो है वो ग्रो कर रहा था, विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट, जहाँ पे स्टेफिलोकोकाई को वो ग्रो नहीं करने दे रहा था। उस मोल्ड के ग्रो होने की वजह से वहाँ पे स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं हो रहा था। वो देखे कि ही फाउंड दैट द केमिकल वाज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, और उस मोल्ड यानी कि फंजाई से जो है कुछ केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और उस केमिकल का नाम दिए पेनिसिलियम आफ्टर मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। उसके बाद उस पेनिसिलियम का नाम बाद में पेनिसिलियम नोटाटम पड़ गया। तो वो केमिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था उस फंजाई के द्वारा, उस जो है मोल्ड जो कि ग्रो कर रहा था उसके द्वारा, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। और उसका जो फुल पोटेंशियल है वो एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश बाय, इसका फुल पोटेंशियल जो है एंटीबायोटिक की तरह लाया गया बाय द अर्नेस्ट
चेन एंड होवर्ड फ्लोरे के द्वारा। तो ये दोनों नाम भी आपको याद होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन द वर्ल्ड वार टू। जब वर्ल्ड वार टू हमारा हुआ था उसमें अमेरिकन सोल्जर जो था उसकी ट्रीटनिंग के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ पहली बार किया गया था। और जो फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे है उनको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज से इन द 1945 फॉर हिज इस डिस्कवरी के लिए। तो ये आपको याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए और इन तीनों का नाम भी, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को। एंटीबायोटिक जो है हैव इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट द डेडली डिजीज। हमारी कैपेसिटी जो है इसको बढ़ा दिया गया है, मतलब बढ़ाया है ताकि हम जो है डील कर सके उन डेडली डिजीज से विच यूज टू किल द मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। जो कि जिससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती है उन सबको डे टू डे लाइफ में ये किल करने का यह काम करता है। इसके बाद इसके अंदर आता है जैसे बहुत सारे बीमारियों की बात करें, प्लेग की बात कर लें, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया जिसको गलघोटू कहते हैं, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, इन सब तरह की जो बीमारियां होते हैं उसको ये एंटीबायोटिक क्या करता है, डील करता है। इसके बाद मेजर प्रोड्यूसर की बात कर ले एंटीबायोटिक की तो वो होता है यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद फंजाई। ठीक है, तो ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एंटीबायोटिक्स के। अब जो है तीसरी चीज़ जो है हमारी इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन पे उसमें आती है केमिकल्स, एंजाइम और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोब्स जो होता है इसका यूज़ होता है फॉर द कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स जिसको हम कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड तैयार कर सकते हैं, एल्कोहल तैयार कर सकते हैं, एंजाइम, स्टेटिन्स, साइक्लोस्पोरिन, इन सब चीज़ को जो है तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड वो जिसमें जो कन्वर्ट करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिक एसिड्स में, और ये किस तरह के जो है माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स इससे तैयार होते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोब्स की तो एस्परजिलस नाइगर एक तरह का फंगस है और यहाँ से प्रोडक्ट जो तैयार होता है दैट इज द सिट्रिक एसिड। इसका यूज होता है इन द डाइंग, इंक के डाइंग में, मतलब उसको डाई करने में, मेडिसिन में, दवाइयों में और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज होता है। एस्परजिलस नाइगर एक तरह का फंगस है, ये आपको याद होना चाहिए ये कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो सिर्फ एक ये यहाँ पे फंगस है, बाकी तीन जो मैं बताऊंगी वो बैक्टीरिया है और इसका जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है। ये आपको याद होना ही चाहिए ये। उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी, इसका तो नाम से ही याद हो जाएगा, ये एक तरह का बैक्टीरियम है और इसका जो प्रोडक्ट है वो है एसिटिक एसिड। इसमें प्रिपरेशन करते हैं हम विनेगर का इसके यूज से, एसिटिक एसिड से। इसके बाद मतलब जो विनेगर है उसके अंदर एसिटिक एसिड हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो होता है बैक्टीरिया है, एक तरह का ब्यूटाइलिक एसिड, इसको रेंसिड बटर जो है उसको तैयार करने में इसका यूज होता है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लैक्टिक एसिड जो है ये प्रोडक्ट है इसका और इसका यूज होता है कर्ड बनाने में। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास इसी में वो है हमारा अल्कोहल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें जो यीस्ट यूज होता है दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए विच इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास दैट इज एंजाइम्स और इस एंजाइम्स के अंदर आता है सबसे पहले लाइपेज। लाइपेज एक तरह का डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस होता है जिसका यूज होता है टू रिमूव द ऑयल स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में जो ऑयल स्टेन, कपड़े पे जो हमारा ऑयली स्टेन्स लग जाता है उसको रिमूव के लिए लाइपेज का यूज होता है। इसके बाद पैक्टिनेज और प्रोटीएज, पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो है ये जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं उसको क्लैरिफाई करता है। जो मार्केट में जो हमारा फ्रूट जूसेस अवेलेबल होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, क्योंकि क्लियर रहता है बिकॉज ऑफ दिस पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज जिसका यूज़ किया जाता है उसमें, उसको क्लियर करने के लिए। जो हम घर पे बनाते हैं वो उतना क्लियर नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है उसका पल्प वगैरह ऑलरेडी उसमें मिला रहता है, लेकिन उसको क्लियरिफाई किया जाता है मार्केट में बिकॉज बाय एडिंग दी पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। उसके बाद हम बात कर ले अमाइलेज की, तो अमाइलेज जो होता है ये हमारे स्टार्च की डिग्रेडेशन में हेल्पफुल होता है। इसके बाद कुछ और एंजाइम जो है वो हमारा बचा हुआ है। तो आज का जो क्लास है वो हम यहाँ पे एंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो 2 to 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है पूरा का पूरा। आप इसको फिर से जा करके देख सकते हैं और सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।